So, hello everyone and welcome to Write It. So, this is our fresh series of lectures which we'll be doing for the NABARD Grade A examination. And as you all know that computer awareness is one of the non-merit section in NABARD Grade A. So, NABARD Grade A में दो टाइप के सेक्शन होते हैं, एक होता है मेरिट, एक होता है नॉन मेरिट. मेरिट में आपका as you all know there is ESI, there is ARD and then there is G of 100 marks. In non-merit section also you have quant reasoning English alongside computer awareness and decision making. Computer awareness का weightage होता है 20 marks का and you just need to clear the sectional cutoff of computer awareness, and every year we see that the sectional cutoff goes around somewhere around, it is less than 10 for general category, 7 to 8 marks. But what you have seen that the level of the question each year is increasing. Earlier they used to ask very basic questions which people used to answer even without studying. अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है या फिर आपने लास्ट में कुछ PYQs देख लिए या फिर एक आधा मैराथन सीरीज वगैरह देख ली, उससे भी काम चल जाता था. बट रिसेंटली देखा गया है कि उन्होंने एग्जाम में थोड़ा लेवल ऑफ द क्वेश्चन या फिर डेप्थ को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टडी द टॉपिक एटलीस्ट वंस. हम एक बार इसको गो थ्रू कर लें टॉपिक को एंड वी गो थ्रू द PYQs बिकॉज वी वॉन्ट वी ऑल ऑफ अस वॉन्ट कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो लीक प्रूफ होनी चाहिए. मतलब हम कोई भी ऐसे गैप्स ना छोड़े हमारे प्रिपरेशन में. आप खुद सोचिए कि अगर आपने ARD अच्छे से कर रखा है, ESI अच्छे से कर रखा है, GE अच्छे से कर रखा है एंड यू आर रेडी. इनफैक्ट अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी करते करते लोगों की कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश में इतनी अच्छी हो जाती है कि नाबार्ड का तो QRE में प्रॉब्लम नहीं होती. बट इफ यू गेट स्टक बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस, तो that is something which is going to stay for you with you at least for 1 year until you appear for the next attempt. अगर आपके पास बचा है तो वो कसक आपके मन में 1 साल तक रह जाएगी कि यार कंप्यूटर अवेयरनेस के कारण नहीं निकला फेज 1 या फिर डिसीजन मेकिंग में कट ऑफ ना निकला. तो इन टॉपिक्स को भी उतनी इज्जत देनी है जितना कि एटलीस्ट ये डिजर्व करते हैं. तो एक बार हमें सिलेबस से गो थ्रू जरूर होना है. विल गो थ्रू द सिलेबस और हम वैसे ही पढ़ेंगे. विल नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. विल जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, विल रन थ्रू ऑल द टॉपिक्स एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. ठीक है. सो फिर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए विल जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक. सो टुडे विल डू कंप्यूटर फंडामेंटल्स. आज हम थोड़ा कंप्यूटर फंडामेंटल्स की तरफ देखेंगे. तो कंप्यूटर सबसे पहले होता क्या है हम देख लेते हैं. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा, उसको प्रोसेस करता है और उसको एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग. वी ऑल नो, यू मस्ट हैव स्टडीड, जिसने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा है, there are computer programs, there are many programming languages and program is nothing but a set of instructions. हम कंप्यूटर को एक set of instructions देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कोई भी प्रोसेस करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो आपने एक ऐड नाम का इंस्ट्रक्शन दिया. लेट अस सपोज यू वांट टू ऐड 5 and 8. ठीक है. दिस ऐड इज एन इंस्ट्रक्शन जिसमें बेसिकली एडिशन का ऑपरेशन हो रखा है. What we are doing is we are adding 2 numbers, let us suppose n1 plus n2. ठीक है. और इस add इंस्ट्रक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं if you want to add 2 numbers, right? So that is how a computer works. This is a set of instruction, and then what is this set of instruction for? This set of instruction is for adding 2 numbers, and now we can call this set of instruction n number of times. ठीक है. आप कहीं कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कहीं भी आपको जरूरत पड़ी कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो आप इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर इस पर्टिकुलर मेथड या फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कहीं पर भी अपने थ्रू आउट अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, राइट? सो कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन अ मेथड. ठीक है. या फिर किसी फंक्शन पर वर्क करता है और आप उस फंक्शन को मल्टीपल जगह यूज कीजिए और आप उस पर्टिकुलर, और फंक्शन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. आप उसको मल्टीपल जगह एग्जीक्यूट कीजिए थ्रू अ पर्टिकुलर इनपुट एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट. ठीक है. यही काम होता है कंप्यूटर का. ठीक है. तो कैलकुलेटर में ये मेथड का या फिर ये स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. दैट इज अ रीजन है कैलकुलेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर, राइट? कैलकुलेटर में आपको वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार देनी होती है, राइट? जैसे आपको अगर ऐड करना है तो आपको बार बार, अगर आपको कुछ नई, एक बार आपने कुछ n नंबर ऑफ नंबर्स को ऐड किया, अब नेक्स्ट टाइम इफ यू नीड टू ऐड दोस n नंबर ऑफ नंबर्स अगेन, देन अगेन यू नीड टू पास द सेम इंस्ट्रक्शंस, राइट? कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है. ओके. अब देखिए एक पर्टिकुलर डायग्राम है जहां पर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि कंप्यूटर होता क्या है. आपने एक इनपुट दिया थ्रू एन इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, स्कैनर. ठीक है. उसका प्रोसेसिंग होता है CPU के थ्रू, जिसमें एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है. ठीक है. देन यू गेट द आउटपुट थ्रू डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर एंड दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज स्टोर्ड. ठीक है. उसको स्टोर करने के लिए there are multiple devices. ठीक है. Now what are the characteristics of a computer which makes it useful? Speed, obvious सी बात है, बहुत millions of instruction कंप्यूटर सेकेंड से परफॉर्म कर लेता है. Accuracy, कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता है. गलतियां होती है तो आपका लॉजिक फ्लॉड हो सकता है. दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग अ
रॉन्ग आउटपुट है। ओके, तो थकान का या फिर फटीग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के साथ नहीं होता, विच इज वेरी कॉमन। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ समथिंग कॉल्ड ह्यूमन एरर। व्हाट इज बेसिकली ह्यूमन एरर? इट इज फटीग एरर। थकान में हमसे गलतियां हो जाती है। आपको कहा जाए कि आपको 10 बंडल नोट गिनने हैं, शायद आप 3 या 4 बंडल सही गिनो, उसके बाद देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फटीग, यू स्टार्ट गेटिंग टायर्ड, सो यू स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स, बट देयर इज नथिंग एज सच विद द कंप्यूटर। ओके, द कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, देयर इज वास्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन कंप्यूटर एज यू ऑल नो। वर्सेटाइल, कंप्यूटर आज के डेट में कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन तो बेसिक पुराने जमाने के कंप्यूटर की बात हो गई। आज से कंप्यूटर आप सबको पता है क्या कर रहा है। विद द एडवेंट ऑफ एआई वी ऑल नो व्हाट अ कंप्यूटर कैन डू। ओके, उसके बाद इंटेलिजेंस, रिपीटेशन का इशू नहीं है कंप्यूटर के साथ। एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट अ ह्यूमन माइंड गेट्स टायर्ड बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, बट अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, सो देयर इज अ नो एलिमेंट ऑफ फटीग व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद अ कंप्यूटर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो विल नो कि आपको इन दोनों कॉलम्स पर खास कर ध्यान रखना है। कोर कंपोनेंट्स, कौन सा लैंग्वेज वो यूज करते थे, मैं आपको बता रहा हूं कि किससे क्वेश्चन बन सकता है, और एग्जांपल आप एक दो उसका देख लीजिएगा। तो दैट इफ इवन इफ दे आस्क यू, जैसे आप उन्होंने बोल दिया यूनिवैक और बोला आपसे ये कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तो यू शुड नो इट्स अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगर उन्होंने आपसे कह दिया IBM 360, तो यू शुड नो दैट इट इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। उसी तरह आपसे उन्होंने पूछ लिया कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स थे, तो यू शुड नो दैट द आंसर इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो सच क्वेश्चन और सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कोर कंपोनेंट वाज वैक्यूम ट्यूब्स, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज यहाँ पर इसका डिफाइनिंग फीचर था। ठीक है, और इनपुट के लिए वी यूज्ड टू हैव पंच कार्ड्स। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया इसका यूनिवैक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको देखने को मिला द कोर कंपोनेंट वाज ट्रांजिस्टर्स। यहां पर आपका आ गया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और ये सस्ते होते थे तो आपके वैक्यूम ट्यूब से। इसका एग्जाम्पल है कंप्यूटर का IBM 1401। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बहुत बार ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, पहली बार यहाँ पर कीबोर्ड और माउस यूज किया गया आपका डायरेक्ट इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, IBM 360। फोर्थ जनरेशन में आपके आगे माइक्रो प्रोसेसर्स या फिर VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। उसके बाद इंटेल 404 इसका एग्जांपल था। नाउ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग में ये ब्रीफ करता है, AI ULSI अब आ गया है। उसके बाद ये नाउ द मशीन्स कैन सिमुलेट ह्यूमन रीजनिंग, दैट इज व्हाट AI इज डूइंग। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं इसके AI असिस्टेड स्मार्ट डिवाइसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह का डेटा प्रोसेस करता है, और साइज और उसकी कैपेबिलिटी की बेसिस पर भी। तो बाय नेचर ऑफ डेटा प्रोसेस में आ जाता है आपके एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, प्रोसेस कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज को प्रोसेस करता है, जैसे वो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वोल्टेज हो गया। ठीक है, इज इन और उसके बाद आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, जो डिस्क्रीट डेटा पर वर्क करता है, जैसे जीरोज एंड वंस पर। ठीक है, जो कि आज हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। What we use is our digital computers which works on zeros and one या फिर discrete data पर काम करता है। ठीक है, then there are also hybrid computers जो कि both दोनों यूज करते हैं। ठीक है, वो एनालॉग डेटा भी यूज करते हैं और डिजिटल डेटा भी यूज करते हैं। साइज एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से हम फटाफट देख लेते हैं किस तरह के कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। वी आर गोइंग एट अ गुड पेस सो दैट आपको बस पता हो कि आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है। व्हेनेवर यू रीड द नोट्स फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, नो ऐसा कभी नहीं होता ना कि आप सेम कंटेंट को हर एग्जाम के लिए सेम तरीके से पढ़ते हैं। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ आपको पता है यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द सिलेबस वंस एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस सो दैट यू कैन स्कोर एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स आउट ऑफ योर 20 मार्क्स। हमें 20 में 20 मार्क्स नहीं लाना एग्जाम में। अगर हमारे 50% के आसपास मार्क्स हो गए तो ट्रस्ट मी यू विल इजीली क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद साइज एंड प्रोसेसिंग में आ गया आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। यही हम किसी ऐसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे जहां पर कंप्यूटर एक मेरिट सेक्शन होता, देन वी वुड हैव स्टडीड इट इन मच डेप्थ। हम और डेप्थ में पढ़ते हैं और टाइम डेडिकेट करते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर हाई रॉ प्रोसेसिंग पावर होता है इसमें। अब ये यूज कहाँ होता है ये देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है वेदर मॉडलिंग में, न्यूक्लियर सिमुलेशन में और लार्ज साइंटिफिक रिसर्च में। इंडिया का एक सच सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है परम सीरीज की बहुत सारे कंप्यूटर्स इंडिया में सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी वही है, बल्क ट्रांजेक्शन हैंडल करने के लिए होता है, बैंक्स में यूज किया जाता है और अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फॉर हैंडलिंग बल्क ट्रांजेक्शन। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, मिड रेंज मशीन्स होती है, ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं
लेकिन दे कैन सर्व मल्टीपल यूजर्स। लास्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर पर बिल्ड है, जैसे कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स एटसेट्रा। सो आई होप इट इज क्लियर। फटाफट हम इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें देखिए द अब देखिए कंप्यूटर फिजिकल आर्किटेक्चर ब्रेक डाउन इनटू 4 ब्लॉक्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और उसके बाद आता है आपका स्टोरेज ऑफ आउटपुट। ठीक है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, अभी जस्ट देखा था। ठीक है, अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा सीपीयू को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए सीपीयू का दो कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। वन इज द कंट्रोल यूनिट एंड द अदर वन इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे यूनिट्स वर्क करते हैं कैसे? थ्रू रजिस्टर्स। विल टॉक अबाउट रजिस्टर्स इन आवर नेक्स्ट यूनिट। हम बेसिक रजिस्टर्स के कंपोनेंट को देख लेंगे। ठीक है, व्हाट आर दीज आर स्टोरेज यूनिट्स। ठीक है, व्हाट आर रजिस्टर्स? तो रजिस्टर्स आर स्टोरेज यूनिट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, और उसके बाद इन स्टोरेज यूनिट्स में जैसे ही आपका फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, द डेटा इज स्टोर्ड इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम में। अब देखिए कंपोनेंट होते हैं द कंट्रोल यूनिट। वो अब देखिए व्हाट इट एक्चुअली डज। ये कुछ कंप्यूट नहीं करता है, ये डायरेक्ट करता है आपका ट्रैफिक को। ठीक है, इट फेचेस ईच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड्स व्हाट इट मींस एंड सिग्नल्स द राइट कंपोनेंट। जो भी आपका इंस्ट्रक्शन आ रहा होता है, देखिए मेमोरी से सीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा और उसको रीडायरेक्ट कर देगा या तो एएलयू की तरफ, ठीक है, या फिर किसी अदर मेमोरी या इनपुट डिवाइस की तरफ। ओके, उसके बाद आ जाता है एएलयू। एएलयू का काम होता है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। अगर कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो दैट पार्ट गोज टू द एएलयू। ठीक है, उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स। ये छोटे छोटे एक्सट्रीमली फास्ट लोकेशंस होते हैं, ये लोकेशंस होता है बेसिकली। ठीक है, और स्टोरेज यूनिट्स कहां होता है रजिस्टर्स? इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी या फिर कैलकुलेशन चल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ये डेटा को स्टोर करता है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स व्हिच विल सी इन द नेक्स्ट यूनिट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये रैम से भी फास्ट होते हैं, दे आर फास्टर देन रैम ऑल्सो। ठीक है, बट दे होल्ड ओनली अ फ्यू बाइट्स ऑफ डेटा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जैसे ही एक पर्टिकुलर रजिस्टर का काम खत्म होता है, ठीक है, द बेसिक ऑपरेशन शिफ्ट्स टू द नेक्स्ट रजिस्टर। ओके, सो ये बहुत ही मोमेंटरली डेटा को स्टोर करते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए, अब कैसे कि आपका सीपीयू में इंस्ट्रक्शन मूव होता है, इसका बेसिक सबसे पहले होता है फेच। कंट्रोल यूनिट ऑफ फेच का काम किसका होता है? तो कंट्रोल यूनिट का होता है। उसके बाद डिकोड। ठीक है, कंट्रोल यूनिट्स को डिकोड करता है और उसको रेलेवेंट यूनिट के पास भेज देता है, या तो एएलयू के पास या फिर समवेयर एल्स। ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर रजिस्टर के पास भेज देता है जहां पर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फर्दर डिकोड किया जा सके। वंस यू गेट द डिजायर्ड आउटपुट देन देयर इज अ स्टोरेज यूनिट। ठीक है, सॉरी, जस्ट नो विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर? इंटेल 4004। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इट कैन बी आस्क्ड। उसके बाद आता है आपका मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड आप देखिए क्या होता है, इट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा इटसेल्फ, बट इट फिजिकली कनेक्ट्स एंड इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन एवरी अदर कंपोनेंट। ये खुद कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, बट इट्स जॉब इज टू इनेबल कम्युनिकेशन between other components. I hope it is clear.
तो कहा जाता है कि अगर सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है तो मदरबोर्ड को उसका नर्वस सिस्टम बोला जाता है. प्लीज रिमेंबर इट, because it links the CPU to other components of computer. Remember it. अब देखिए मदरबोर्ड में क्या क्या होता है. CPU socket, there are RAM slots, then there are BIOS chip. BIOS आपका boot होता है when you switch on the computer. Then there are expansion slots. जैसे आप अब एक्सपेंशन स्लॉट का एग्जांपल है ग्राफिक कार्ड. ठीक है, अगर आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आप लगा सकते हैं. देन देयर आर इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स, जैसे यूएसबी हो गया, एचडीएमआई हो गया, ये सारे पोर्ट्स होते हैं. ठीक है, जिससे आप इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. दे ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ बेसिकली मदरबोर्ड. तो मदरबोर्ड में क्या क्या होता है. सीपीयू सॉकेट होता है, रैम होता है, आपके पास बायोस चिप होता है जो नहीं होता है, सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है. उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्राफिक कार्ड इज बेसिकली टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. उसके बाद अदर भी इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स होता है, जैसे आपका यूएसबी हो गया, एचडीएमआई हो गया. ठीक है, उसके बाद यही इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू इट. इनपुट डिवाइसेस में हम देख सकते हैं फटाफट. MICR या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीड्स द नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक्स. आपने चेक पर देखा होगा, देयर इज अ कोड कॉल्ड MICR कोड. वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक चेक. देयर इज अ MICR कोड. तो देयर इज अ MICR device which is basically reads that particular MICR code. Then there is OCR, optical character recognition. ठीक है, कन्वर्ट्स प्रिंटेबल और हैंड रिटन टेक्स्ट इन अ स्कैन्ड इमेज इनटू एडिटेबल मशीन रीडेबल टेक्स्ट. ओसीआर क्या करता है, हैंड रिटन टेक्स्ट को या फिर प्रिंटेबल टेक्स्ट को एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. ठीक है. देन देयर इज OMR. यू मस्ट हैव, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड सम पेपर ऑन OMR शीट. ठीक है, तो वहां क्या करता है, बेसिकली वो बबल्स को डिटेक्ट करता है. ठीक है. Then there is a BCR. I don't need to explain what is a barcode reader. You must have seen this in shops while you go for shopping, clothes and all. या फिर कोई भी सामान खरीदने आप जाते हैं. Then there are biometric sensors and light pen. Biometric sensors are vividly used today in banking. ठीक है. उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के लिए भी बायोमेट्रिक सेंसर्स आर. These are some modern day input devices. Then there is also a light pen. ठीक है, through which you can directly write on a screen. आप डायरेक्टली एक स्क्रीन पर लिख सकते हैं. These are all इनपुट डिवाइसेस. अब बैंक चेक में आपका MICR होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा. यू कैन बी आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देन देयर इज आउटपुट डिवाइसेस. अब आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर होता है. देयर इज अ CRT मॉनिटर, कैथोड रे टू मॉनिटर. ये तो पुराना हो गया, ये पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी टीवी में आजकल लगता था. अब ये CRT टेक्नोलॉजीज की टीवी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत हैवी और बल्कि डिवाइसेस होते थे ये. नाउ दे आर आउटडेटेड. देन देयर इज एन LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. यू कैन सी अब TFT स्क्रीन में आने लग गई है. ठीक है, इट इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ LCD. एंड देन देयर इज एन LED स्क्रीन. LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड. ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए. LED का फुल फॉर्म क्या होता है, कैन बी आस्क्ड. ठीक है. उसके बाद आपका प्रिंटर होता है. इट इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, उसमें एक आता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर. द अदर वन इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर. ठीक है. इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है आपका, एग्जांपल देख लीजिए इसका, डॉट मैट्रिक्स या फिर डेजी व्हील प्रिंटर. या फिर पुराने जमाने में आपने देखा होगा एक लाइन प्रिंटर भी आता था, खिच 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 जो आवाज करता था. नॉन इंपैक्ट में आता है आपका लेजर प्रिंटर या फिर LED प्रिंटर. ठीक है. तो यहां पर कोई फिजिकल स्ट्राइकिंग नहीं होती है, काफी क्वाइट होते हैं एज इन कंपैरिजन टू इंपैक्ट प्रिंटर. जैसे कि लाइन प्रिंटर हो गया, फिर डॉट मैट प्रिंटर्स हो गया, वो काफी नॉइजी होते हैं. कहीं कभार किसी सरकारी विभाग में आपको दिख जाए तो दिख जाए, वरना ये प्रिंटर्स अब जनरली यूज नहीं की जाता. यू हैव नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स. ओके, so these things you should be knowing. Now we'll move to computer memory. अब थोड़ा आपको शायद टेक्निकल लगे टॉपिक, बट इजी है, फटाफट हम लोग देख लेंगे. ठीक है. देखिए, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइज इनटू लेयर्स दैट ट्रेड ऑफ स्पीड अगेंस्ट कैपेसिटी एंड कॉस्ट. ठीक है, स्पीड वर्सेस कैपेसिटी एंड कॉस्ट का आपका ट्रेड ऑफ होता है. ठीक है. जितनी स्पीड बढ़ेगी
कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका सीपीयू से क्लोज होगा कोई भी मेमोरी यूनिट, उतना ज्यादा वो एक्सपेंसिव होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, जितना ज्यादा वो दूर होगा उतना ज्यादा वो सस्ता होगा और चीप होगा। रिमेंबर इट। प्राइमरी मेमोरी क्लासिफिकेशन में हम देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, सो इट इज एक्सपेंसिव। Secondary memory stores data permanently but must be loaded into primary memory before the CPU can act on it. कैश मेमोरी जो होता है वो कहीं ना कहीं बीच में होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक है, ये एक तरह का हाई स्पीड बफर होता है, इट इज अ बफर मेमोरी। ठीक है, यहां पर से बेसिकली डेटा हमेशा एक्सेस करता है सीपीयू इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स रन टाइम। रन टाइम को रिड्यूस करने के लिए कैश से हमेशा डेटा एक्सेस होता है। आपको इतना नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप बस ये जानिए कि क्लोजर टू द सीपीयू कौन होता है, हमने पहले भी देख रहा है, वो होता है रजिस्टर। सो बेसिकली रजिस्टर्स आर फास्टेस्ट एंड इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब कि वंस द पावर इज स्विच्ड ऑफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन द रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैश। कैश इज ऑल्सो वेरी फास्ट बट इट इज स्लोअर इन कंपेयर टू द रजिस्टर। ठीक है, ये भी एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है एंड इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। देन देयर इज रैम, it is faster but it is slower in comparison to cache. ठीक है, it is also volatile and it holds active program data. Then there is ROM, ठीक है, it is fast and it is non volatile. ठीक है, it holds fixed startup instructions. Then there is secondary storage, it is the slowest, ठीक है, and it is also non volatile. एक्सपेंस के मामले में सबसे महंगे होंगे आपके रजिस्टर्स बिकॉज एज आई सेड इट इज क्लोजर टू सीपीयू। देन देयर इज कैश, देन देयर इज रैम, देन देयर इज रोम एंड एज यू ऑल नो कि जितने भी हार्ड डिवाइसेस होते हैं, मतलब हार्ड ड्राइव्स होते हैं, दे आर चीपर एज वी कंपेयर इट टू द मदरबोर्ड एंड ऑल। इसलिए आप देखोगे कि एक बार आपका मदरबोर्ड जाता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बिकॉज देर आर चांसेस दैट योर रजिस्टर्स माइट गेट डैमेज्ड। एक बार वो डैमेज हो गया तो देर इज ए ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि रैम के कितने टाइप की टाइप्स होती है। एस आर, एस रैम, डी रैम और एस डी आर रैम। एस रैम को फुल फॉर्म स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम एंड सिंक्रोनस डी रैम। ठीक है, एस रैम को आपको पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज फास्टर इन यूज फॉर सीपीयू का कैश, सीपीयू के कैश में इसको यूज करता है। देन देयर इज डायनेमिक रैम, स्टोर्स ईच बिट इन अ कैपेसिटर दैट नीड्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। ठीक है, डायनेमिक रैम आपको बिकॉज इट स्टोर्स इन कैपेसिटर, और कैपेसिटर आपका लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इट नीड्स कांस्टेंट रिफ्रेशमेंट। ठीक है, देन देयर इज एस डी आर रैम। ठीक है, देन देयर इज एस डी रैम। ठीक है, ये एक होता है, ये आपका सिस्टम के क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, that is the reason it has much faster speed than dynamic RAM. ओके, इतना जानिए आप, काफी है। अब देख लेते हैं हम लोग फटाफट रोम कितने टाइप के होते हैं। इट इज रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, होल्ड्स इंस्ट्रक्शन दैट आर फिक्स्ड एंड जनरली नॉट मीन टू चेंज। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल यूज, कोई भी नॉर्मल यूज के टाइम वैसे इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करता है जो कि चेंज नहीं होते, और ये नॉन वोलेटाइल होता है, रिमेंबर दिस। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं आपके पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोग्रामेबल क्या होता है, कैन बी रिटन टू एग्जैक्टली वंस बाय द यूजर, एक ही बार आप इसको कर सकते हैं। ईपी रोम में क्या करते हैं, यू कैन इरेज एंड रीप्रोग्राम। डबल ईपी रोम में यू कैन इरेज एंड reprogram electrically, you don't have to remove the chip over here, so remember it. Now a very important topic which is cache memory. cache memory लोग फटाफट देख लेते हैं। हमने जैसे पहले ही बताया था, it acts as a buffer between primary and secondary memory. ठीक है, तो ये CPU और RAM के बीच का बफर होता है। ठीक है, RAM is comparatively slow, the CPU keeps a copy of the recently, तो CPU जो recently held जो जितने भी आपके कैलकुलेशंस है वो कहाँ रखेगा, it will keep it in the cache memory. ठीक है,
अब देखिए क्या पूछा क्या है, व्हाई इज कैश मेमोरी फास्टर देन रैम, ये बोथ आर वॉलेटाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कैश क्या यूज करता है आपका, एस रैम यूज करता है, इट यूजेस एस रैम टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच होल्ड्स डेटा इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स रिक्वायरिंग नो रिफ्रेशमेंट साइकिल्स, जो हमने यहाँ पर देखा था। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, कि एस रैम में यू डू नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज यूज्ड फॉर सीपीयू कैश। हमने इस चीज को देखा भी था यहाँ पे, ठीक है। सो दैट यहां पर पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, दैट इज द रीजन कैश इज फास्टर। और रैम जो होता है वो डी रैम टेक्नोलॉजी को यूज करता है, इसमें आपको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज द रीजन इट इज मच स्लोअर एज कंपेयर टू कैश मेमोरी। नाउ हम लोग फटाफट देख लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं। इसमें आ जाता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD, DVD, Blu-ray device, pen drive, memory card, and the final one is magnetic tape. SSD किस कैटेगरी होता है? इट इज अ मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। उसका SSD आता है आपका फ्लैश बेस्ड डिवाइस, CD, DVD, Blu-ray आता है, दीज आर ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये आप लोग बात देख लीजिएगा, ये कौन से टाइप का डिवाइस है। पेन ड्राइव इज अ फ्लैश डिवाइस एंड मैग्नेटिक टेप इज अगेन अ मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है। ये इतना आप लोग देख लीजिए, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ दीज डिवाइसेस, नथिंग मच टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट, एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। देयर इज अ हायरार्की ऑफ यूनिट्स which, or the bigger unit, the corresponding bigger unit is 1024 times larger than the previous one। इसको आप याद रखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा कि जो अगली वाली यूनिट होती है दैट इज 1024 टाइम्स लार्जर देन द प्रीवियस यूनिट, ठीक है, बेस्ड ऑन द बाइनरी स्केलिंग। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बिट जो होता है वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। देन देयर इज निबल, जहां पर आपका एक निबल जो होता है, वन निबल इज बेसिकली 4 बिट्स। देन देयर इज बाइट, वेयर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। देन देयर इज 1 किलो बाइट विच इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। फिर मेगा बाइट 1024 किलोबाइट्स, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स, टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स, पेटाबाइट 1024 टेराबाइट्स, एक्साबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट आपका एक्साबाइट, एंड योटाबाइट इज जेटाबाइट, ठीक है। यहां पर ये सारे 1024 ही होते हैं। ध्यान आपको यहां रखना है, स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज बिट, प्लीज रिमेंबर इट। देन देयर इज निबल वेयर 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल and 8 bits is equal to 1 byte. Please remember it. Can be asked in examination. Now मैंने पहले भी बोला था that we'll see CPU basic registers. अब registers होते क्या हमने डिस्कस कर रखा है, smallest fastest piece of a memory of a computer of memory of a computer, so small that each one usually holds just a single value at a time। ये इतनी छोटी होती है कि इसमें एक बार में एक ही वैल्यू होती है, and so fast that CPU can read from or write to them almost instantly। इससे read और write का instruction almost it happens even क्या कहते हैं blink of the eye से भी कम टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अब देखिए कितने टाइप के आपके रजिस्टर्स होते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर में क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन इज टेम्पररली हेल्ड। इसको आपको ध्यान से देखना है। फॉर एग्जांपल इफ द सीपीयू ऐड टू नंबर द आंसर सिट्स हियर बिफोर इट इज यूज्ड और स्टोर्ड। स्टोर करने से पहले अगर दो नंबर का एडिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेट अस से 5 और 8, तो 13 फॉर ए मोमेंट विल बी स्टोर्ड वेयर, इन एन एक्यूमुलेटर रजिस्टर बिफोर इट इज स्टोर्ड समवेयर एल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोग्राम काउंटर, कीप ट्रैक्स ऑफ व्हाट इंस्ट्रक्शन कम्स नेक्स्ट आफ्टर वन इंस्ट्रक्शन फिनिशेस द रजिस्टर नोज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वन टू फेच। ये बेसिकली एक सीक्वेंस से मान लीजिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ऐड, फिर कोई सब्सट्रैक्ट का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, फिर कोई मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली
उस पर्टिकुलर रजिस्टर के एड्रेस पर जाकर फेच करता है जहां पर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको, keeps a track of what comes next. After one instruction finishes, the register already knows the address of the next one to fetch. ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर उस पर्टिकुलर रजिस्टर का एड्रेस को फेच करता है जो कि नेक्स्ट इन लाइन है फॉर एग्जीक्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ये काम होता है आपका प्रोग्राम काउंटर का। देन देयर इज एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, होल्ड इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, द वन इंस्ट्रक्शन विच इज इन प्रोग्रेस, ठीक है, उस पर्टिकुलर रजिस्टर का एड्रेस कहां होता है? इट इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, होल्ड्स द एड्रेस इन मेमोरी दैट द सीपीयू इज अबाउट टू रीड और राइट फ्रॉम। उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं ये रजिस्टर का, सॉरी, उस पर्टिकुलर एड्रेस का, ये जो पर्टिकुलर रजिस्टर होता है उस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करके रखता है जिससे अभी करंटली सीपीयू कोई प्रकार का रीड या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला होता है। और डेटा जो होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस पर्टिकुलर रजिस्टर का एड्रेस स्टोर करके रखता है और मेमोरी डेटा रजिस्टर उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो डेटा है उसको स्टोर करके रखता है। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन एमएआर एंड एमडीआर इज क्लियर। ठीक है, देन देयर इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर, फ्लेक्सिबल और पर्पस रजिस्टर यूज्ड टू होल्ड टेम्पररी वैल्यूज ड्यूरिंग एनी कैलकुलेशन, नॉट टाइड टू वन, इट इज नॉट टाइड टू वन फिक्स्ड जॉब। इसका कोई फिक्स जॉब नहीं है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर, ये कोई भी काम कर सकता है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इट कैन बी टेक्निकल फॉर फ्यू ऑफ यू गाइस, एक्यूमुलेटर, देन देयर इज प्रोग्राम काउंटर, then there is instruction register, and then there is MAR, there is MDR, and then there is general purpose register. Please remember all these types of register, at least know the basic function of these. उतना ही ये आपसे पूछेंगे, उसके बियॉन्ड ये कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एवरी दिस प्रोसेस फॉलोज ए फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द पर्पस ऑफ ए रजिस्टर, दैट ऑल रजिस्टर्स फॉलोज दिस फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा है, आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट प्रोड्यूस रिजल्ट व्हिच रजिस्टर टिपिकली होल्ड्स द रिजल्ट बिफोर इट स्टोर्ड बैक इनटू द मेमोरी? द आंसर इज एक्यूमुलेटर। सिंपल, देख रखा है हमने। एक्यूमुलेटर का काम होता है टेम्पोररी स्टोर करके रखना बिफोर इट इज गिवन बैक टू द मेमोरी, राइट? ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी हमने देख रखा है। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? इट बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टर विच इज नेक्स्ट इन लाइन फॉर एग्जीक्यूशन। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका भी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इन लाइन में कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। अभी जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका कौन करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एंड देन देयर इज एमएआर रजिस्टर विच बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टर विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और डेटा कहां स्टोर होता है? वो आपका स्टोर होता है एमडीआर में। ठीक है, देख लीजिए आप लोग फिर से यहां पर, अगर एमएआर एमडीआर में कंफ्यूजन है तो MAR holds the address in memory that the CPU is about to read from or write to. जिस पर्टिकुलर मेमोरी से सीपीयू रीड कर रहा है या फिर उसमें राइट करने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करता है MAR. What does MDR store? It stores that particular data जो उस पर्टिकुलर एड्रेस पर है. I hope it is clear. Okay, we'll start with number system and logic gates in the next class. इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, so I hope you like the lecture. ठीक है, and we'll see you in the next class. Thank you.